हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री जिसको लिखा है R.K. नारायण। यह एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका समझेंगे लाइन बाय लाइन और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसकी समरी पढ़ा दी है, तो अगर आपने समरी नहीं पढ़ी है तो उसको जाके पहले देख लीजिए उस वीडियो को, फिर ये कहानी पढ़िए। क्योंकि अगर आप समरी एक बार पढ़ लेंगे तो पूरी कहानी आपको मालूम हो जाएगी कि ये किस बारे में है। फिर जब मैं यहाँ लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने समरी पढ़ी होगी और अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, R.K. नारायण का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण। शॉर्ट में नाम याद रखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। द विलेज सोमल नामक गांव नेसलिंग स्थित था अवे दूर इन द फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स, जंगली रास्ते में ऑफ मेम्पी के, यानी मेम्पी नाम का एक जंगल था। उसी के रास्ते में दूर सोमल स्थित था। सोमल नामक एक गांव स्थित था। हैड पॉपुलेशन ऑफ, जिसकी जनसंख्या थी लेस देन 300 से भी कम। मेम्पी के जंगल के रास्ते में सोमल नाम का एक ग्राम स्थित था, एक गांव स्थित था। उसकी जनसंख्या 300 से भी कम थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए। इट वॉज, ये था, इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से, अ विलेज, एक गांव, यानी यह प्रत्येक तरीके से एक ऐसा गांव था। टू मेक, जो कर देता था, द हार्ट, दिल को, ऑफ ए रूरल रिफॉर्मर, ग्राम सुधारक के, यानी ग्राम सुधारक के दिल को कर देता था सिंक का मतलब डुबो देना। तो अब यहाँ पर डुबोना नहीं, यहाँ पर होगा द्रवित कर देना, यानी ग्राम सुधारक के हृदय को द्रवित कर देता था, ऐसा गांव था। यानी इस गांव की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैंने समरी में बताया है, अगर आपने समरी पढ़ी है तब तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यह एक ऐसा गांव था जो ग्राम सुधारक के, रूरल रिफॉर्मर के दिल को, हृदय को द्रवित कर देता था। यानी कोई भी ग्राम सुधारक उस गांव को सुधारने के लिए जाता था तो उसका दिल बड़ा ही द्रवित हो जाता था, दुखी हो जाता था कि गांव की कंडीशन इतनी ख़राब है कि कैसे इसको सुधारा जाए। आगे सब बताया गया है, देखिए। इट्स टैंक, इसका तालाब, यानी कि जो गांव में जो तालाब था, ताल आप बोल सकते हैं इसको, पोखर बोल सकते हैं, हर गांव में होता है। तो उस गांव का जो तालाब था, अ स्मॉल एक्सपेंस, एक छोटा सा क्षेत्र था। एक्सपेंस का मतलब होता है फैलाव, यानी एक छोटा सा फैलाव था, एक छोटा सा क्षेत्र था, ऑफ वाटर, पानी का। गांव का जो टैंक था, जो तालाब था, वो पानी का एक छोटा सा क्षेत्र था, फैलाव था। राइट इन द मिडिल ऑफ द विलेज, जो विलेज के ठीक मध्य में स्थित था। राइट मतलब ठीक, एकदम, इन द मिडिल मतलब बीच में, ऑफ द विलेज, गांव के। यानी कि उस गांव का जो टैंक था वो बहुत ही छोटा सा था, तालाब बहुत छोटा था और वो गांव के एकदम मध्य में स्थित था। सर्व्ड फॉर ड्रिंकिंग, और वो पीने के काम आता था, यानी लोग वहीं से पानी पीते थे, उसी तालाब से। बाथिंग, नहाने के काम आता था, नहाते भी थे। एंड वॉशिंग द कैटल, और जानवरों को भी नहलाते थे। कैटल का मतलब होता है मवेशी, यानी मवेशियों को भी, जानवरों को भी उसी में नहलाते थे, उनको धोते थे। धोने का मतलब है उनको नहलाते थे। सोच लीजिए, एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर जनसंख्या 300 से भी कम है। उसमें कंडीशन उसकी इतनी बेकार है कि छोटा सा तालाब है, उसी में खुद पानी पीते हैं,
जानवरों को भी पिलाते हैं, उसी में खुद नहाते हैं, जानवरों को भी नहलाते हैं। आप सोच सकते हैं कितना गंदा गाँव होगा। फिर आगे देखिए, एंड और इट ब्रेड, ये पैदा करता है, ये उत्पन्न करता है, यानी यहाँ पर बात हो रही तालाब की, जिस छोटे तालाब में लोग नहाते थे पीते थे उसकी बात हो रही कि इस तालाब से उत्पन्न होता है मलेरिया, टाइफाइड एंड हीबेनो, और भगवान जाने व्हाट एल्स, क्या क्या। इट ब्रेड, ये उत्पन्न करता है, यानी ये तालाब उत्पन्न करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है, टाइफाइड उत्पन्न करता है, एंड और हीवन न्यू, भगवान जाने व्हाट एल्स, कौन कौन सा रोग। द कॉटेज, कुटिया, कॉटेज का मतलब कुटिया होता है झोपड़ी, गांव में, चूँकि गांव है शहर तो है नहीं तो वहाँ पर झोपड़ी ही होगी पहले के समय। द कॉटेज, झोपड़ियाँ, स्प्राउल्ड, बसी हुई थी, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, यानी जो झोपड़ियाँ थी वो किसी भी तरीके से बसी हुई थी। एक झोपड़ी इधर है तो एक इधर है, एक आगे है तो एक पीछे, मतलब कोई उसमें क्रम नहीं था, नियोजन नहीं था, अनियोजित तरीके से झोपड़ियाँ बसी हुई थी। जैसे शहर में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि घर जो होते हैं बड़े ही क्रम से बने होते हैं, सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उस गांव में, सोमल नामक गांव में, झोपड़ियाँ बहुत ही अजीब तरीके से, अनियोजित तरीके से बसी हुई थी। एंड और द लेन्स, गलियाँ, ट्विस्टेड, मुड़ती थी, एंड और रिंगल्ड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होती थी, यानी गलियाँ अचानक मुड़ती थीं और ऊपर नीचे होती थी। एंड और स्ट्रैंगल्ड ईच अदर, एक दूसरे का गला दबोचती थी, यानी गलियाँ ऐसी थीं जो एकदम अचानक मुड़ जाती थी, ट्विस्ट हो जाती थी, कोई गली ऐसे जा रही अचानक मुड़ जाएगी। और रिंगल्ड अप एंड डाउन का मतलब ऊबड़ खाबड़ थी, ऊपर नीचे होती रहती थी, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई तो कहीं नीची हो गई। स्ट्रैंगल्ड ईच अदर का मतलब एक दूसरे का गला दबोचती थी, यानी गलियाँ एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरीके से काटती थी। अब फिर आगे देखिए, द पॉपुलेशन यूज्ड द हाईवे, पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या थी वो यूज़ करती थी, प्रयोग करती थी द हाईवे, हाईवे का, किस रूप में, एज द रिफ्यूज़ ग्राउंड, रिफ्यूज़ ग्राउंड के रूप में, यानी जो हाईवे बना था, जो शहर की तरफ रास्ता जाता था गांव से, उसका यूज़ वो लोग कैसे करते थे गांव के लोग, रिफ्यूज़ ग्राउंड के रूप में, एज द रिफ्यूज़ ग्राउंड। रिफ्यूज़ ग्राउंड का मतलब होता है यहाँ पर कचरे का मैदान, कचरे के मैदान के रूप में हाईवे का यूज़ करती थी। अब सोचिए गांव के लोग इतने ज़्यादा गंदे थे कि वे हाईवे पर कचरा फेंक देते थे, कचरे के मैदान के रूप में उसको यूज़ करते थे। एंड और इन द बैक यार्ड ऑफ एवरी ड्रेन वाटर, इन द बैक यार्ड, पीछे, ऑफ एवरी ड्रेन वाटर, प्रत्येक गंदा पानी, यानी पीछे, घरों के पीछे, यहाँ पर घर के पीछे की बात हो रही। एंड इन द बैक यार्ड, और पीछे के आंगन, पीछे के आंगन का मतलब घरों के पीछे का हिस्सा, घरों के पीछे, ऑफ एवरी ड्रेन वाटर, प्रत्येक ड्रेन वाटर, यानी जो गंदा पानी है, ड्रेन मतलब जो घरों से निकासी होती है जिन गंदे पानी की, उसकी बात हो रही। तो ड्रेन वाटर यानी गंदा पानी, स्टैग्नेटेड, जमा हो जाता था, इन द ग्रीन पैडल्स, उन हरे हरे गड्ढों में। आपने देखा घर के पीछे जब पानी जमा हो जाता है तो उसके ऊपर अनेक प्रकार के छोटे छोटे काई जैसे पौधे उगाते हैं, तो पानी पूरा हरा हरा लगने लगता है, आपने देखा होगा कभी। तो ग्रीन पडल्स उसी को बोला गया, यानी कि हरा कीचड़, एक प्रकार से हरा कीचड़। घरों के पीछे जब वो पानी जमा हो जाता था उसके ऊपर छोटी छोटी घास उगाती थी पानी के ऊपर, आपने देखा होगा। तो हरा पडल्स यानी कि हरा कीचड़ की तरह दिखने लगता था। तो ऐसी थी गांव की स्थिति। सच वॉज द विलेज, ऐसा गांव था, सोमल नाम का जो गांव था वो कुछ ऐसा था। इट इज़ लाइकली, ऐसा लगता है, इट इज़ लाइकली का मतलब ऐसा लगता है, दैट कि द पीपुल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, वर थे,
इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील, यानी जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि गांव के लोग असंवेदनशील थे, उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था गंदगी का। बट लेकिन इट इज़ मोर देन लाइकली, लेकिन ऐसा अधिक लगता है दैट कि दे नेवर नोटिस्ड, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, दियर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ। यानी कि ऐसा लगता है कि वे इंसेंसिटिव थे, असंवेदनशील थे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा अधिक लगता है कि उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अपने चारों ओर ध्यान ही नहीं दिया। बिकॉज क्योंकि दे लिव्ड, वे रहते थे इन द काइंड ऑफ परपेचुअल इंचेंटमेंट, एक प्रकार के परपेचुअल इंचेंटमेंट में रहते थे, यानी एक शाश्वत जादू में रहते थे। परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहे, उसे बोलते हैं शाश्वत। इंचेंटमेंट का मतलब होता है जादू, यानी वो लोग हमेशा रहने वाले शाश्वत जादू में रहते थे, एक जादू में खोए रहते थे। वो जादू कौन सा है, अब आगे देखिए। द इंचेंटर वॉज नाम्बी, वो जादूगर कौन था, नाम्बी। इंचेंटर का मतलब जादूगर। नाम्बी नाम का एक जादूगर था, जादूगर। द स्टोरी टेलर, जो कि एक कहानीकार था। नाम्बी नाम का, मैंने आपको बताया समरी में कि नाम्बी नाम का एक कहानीकार था, जिसको लोग जादूगर कहते थे गांव के लोग, क्योंकि वो उनको रहस्यमयी कहानियाँ सुनाया करता था। ही वॉज ए मैन ऑफ अबाउट 60 एंड और 70। ही वॉज ए मैन, वो आदमी था, ऑफ अबाउट 60 वर्ष का, और 70 या 70 वर्ष का, और वॉज द 80 या 80 वर्ष का, और 180 या फिर 180 वर्ष का। यानी कि वो जो नाम्बी नाम का स्टोरी टेलर था, कहानीकार था, वो 70 वर्ष का था, 80 वर्ष का था, 60 वर्ष का था या 180 वर्ष का था। हु कुड से, कौन बता सकता है, मतलब कोई नहीं बता सकता। यहाँ कहने मतलब कोई नहीं बता सकता कि उसकी उम्र क्या है। अब देखिए ये लाइन यहाँ से, इन ए प्लेस सो मच कट ऑफ एज सोमल से लेकर के यहाँ तक, टाइम तक की बात, मेजर ऑफ टाइम, ये थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी इसको, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इन ए प्लेस सो मच कट ऑफ एज सोमल, इन ए प्लेस एक ऐसा स्थान, सो मच कट ऑफ एज सोमल, जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ था, यानी कि अलग था, जैसे कि सोमल, यानी सोमल नाम का जो गांव था वो एक ऐसा स्थान था, एक ऐसा प्लेस था जो सो मच कट ऑफ था, बहुत ज़्यादा कटा हुआ था, यानी कि अन्य गांव से बहुत ज़्यादा दूर था। रेकनिंग कुड बी हार्डली, उसकी गणना हो सकती है मुश्किल से। अब देखिए, रेकनिंग का मतलब गणना होना, कुड बी हार्डली का मतलब मुश्किल से, यानी मुश्किल से ही उसकी गणना हो सकती है। इन द फैमिलियर मेजर्स, परिचित माप, ऑफ टाइम, समय के परिचित माप में उसकी मुश्किल से ही गणना हो सकती है। अब इस लाइन का मतलब ये है कि वो गांव कब स्थापित हुआ, कब बसा, इसके बारे में शायद मुश्किल से ही कोई बता सकता है, क्योंकि वो बहुत कट ऑफ था, बहुत कटा छटा था। अब आप सोचेंगे ये लाइन, तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ। द नियरेस्ट बस स्टॉप वॉज 10 माइल्स अवे, यानी कि जो सबसे नज़दीक का बस स्टॉप था वो भी 10 मील दूर था। ये अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में जो चीज़ दी रहे या फिर जो दो कॉमा के बीच में दी रहे, उसको पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ो। तो एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। इन ए प्लेस सो मच कट ऑफ एज सोमल, सोमल नाम का जो गांव था वो इतना कट ऑफ था, इतना दूर स्थित था अन्य क्षेत्रों से, अन्य गांवों से। रेकनिंग कुड बी हार्डली, जिसकी रेकनिंग कुड हार्डली बी, जिसकी मुश्किल से ही गणना की जा सकती थी। इन द फैमिलियर मेजर्स, परिचित माप में, ऑफ टाइम, समय के परिचित माप में जिसकी गणना शायद ही की जा सके, मुश्किल से ही की जा सके, ऐसा गांव था सोमल।
द नियरेस्ट बस स्टॉप वॉज 10 माइल्स अवे। जो सबसे नज़दीक बस स्टॉप था वो भी 10 मील दूर था। सोचिए, सबसे नज़दीक का बस स्टॉप भी 10 मील दूर था। इतना ज़्यादा कटा छटा था सोमल नामक गांव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इफ़ एनीवन आस्क्ड नाम्बी, यदि कोई नाम्बी से पूछता, जो जादूगर था, जो कहानीकार था, अगर उससे कोई पूछता व्हाट हिज एज वॉज, कि उसकी क्या एज है, अगर कोई नाम्बी से पूछता कि तुम्हारी क्या एज है, ही रिफर्ड टू एन एंशियंट फैमिन, तो वो एक प्राचीन अकाल की बात करने लगता। एंशियंट फैमिन का मतलब प्राचीन समय में जो अकाल पड़ा था, भुखमरी पड़ा था, उसके बारे में बताने लगता। ऑफ एन इन्वेजन, या फिर किसी इन्वेजन के बारे में बताने लगता। यहाँ और होना चाहिए, ऑफ नहीं, और एन इन्वेजन, या किसी इन्वेजन यानी आक्रमण के बारे में बताने लगता। और द बिल्डिंग ऑफ ए ब्रिज, या किसी बिल्डिंग के बारे में बताने लगता कि इस ब्रिज का निर्माण कब हुआ था। बिल्डिंग ऑफ ए ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल, बिल्डिंग का मतलब निर्माण, यानी इस ब्रिज का निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में बताने लगता। एंड इंडिकेटेड, और संकेत देता, हाउ हाई, कितनी ऊंचाई पर, ही हैड स्टूड, वो खड़ा था, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से, एट द टाइम, उस समय। यानी जब कोई नाम्बी से उसका एज पूछता तो नाम्बी किसी भुखमरी के बारे में बताने लगता, या किसी आक्रमण के बारे में बताने लगता, या फिर किसी पुल के निर्माण के बारे में बताने लगता, और बताता कि जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तो मैं ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर खड़ा था उस समय। ये सारी यानी अलग टॉपिक की बात करने लगता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये पहला पार्ट है, इसका पहला वीडियो है, तो इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं। इसके आगे हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।